नाजरीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, कौमी सतह पर दो मौज़ूआत इस वक्त बड़े अहम हैं। एक, मुज़ाकरात का मुस्तकबिल, यानी पीटीआई और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान जो मुज़ाकरात का तीसरा राउंड हुआ था, उसमें ये बात खुलकर सामने आ गई है कि इन मुज़ाकरात का कोई हासिल नहीं है, हाल भी नहीं है कुछ उसका, और मुस्तकबिल भी कुछ नहीं है। एक ये चीज़ बड़ी वाज़ेह होकर सामने आ गई। दूसरी, जो एक बड़ी मुद्दत से अवाम ये इंतज़ार कर रहे थे कि इमरान खान पर जो 190 मिलियन पाउंड का जो करप्शन का मुकदमा है, उसका क्या फैसला आता है, वो फैसला भी आ गया। इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस के अंदर मुजरिम करार देते हुए कैद और जुर्माने की सजाएं हो गई। वैसे तो ये एक ओपन एंड शट केस था करप्शन का, लेकिन पीटीआई के जियालों ने, इमरान खान के मतवालों ने इस केस पर इतनी धूल उड़ाई कि सच कहीं छुप गया था। और दूसरी तरफ जो इस्तगासा है, यानी हुक्मरान जो है, हुकूमत जो है, वो भी इस सच को नुमाया करने में उसने कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन बहरहाल अदालत ने इस जोड़े को मुजरिम करार देते हुए सजा दे दी। बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज दो मुस्तनद शख्सियात को अपने प्रोग्राम में दावत दी है। हमारे साथ अदलिया के अदालती मामलात पर गहरी नजर रखने वाले नौमान कैसर साहब, एडवोकेट, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। जनाब, वेलकम टू माई। शुक्रिया जी पाशा साहब। दूसरा, ऐसे मामलात के सियासी असरात के हवाले से गुफ्तगू करने वाले तहकीकाती जर्नलिज्म के मारूफ नाम जनाब एजाज अहमद भट्ट साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। भट्ट साहब, आपका शुक्रिया। थैंक यू। नुमान कैसर साहब, आपसे बात का आगाज करते हैं। ये जो आज फैसला आया है, इस केस की जरा आसान जुबान में हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये केस क्या था और अदालत ने जो फैसला दिया है ये क्या है। जी पाशा साहब, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, केस के कुछ हकाइक जो आमतौर पे लोग जानते हैं वो बड़े मुबहम हैं। तो मैं ज़रा चाहूँगा इधर से थोड़ा सा वक्त लेके, ताकि अवाम को बुनियादी हकाइक का इल्म हो, और फिर कुछ कानूनी भी उस पर पहलू हैं वो भी मैं आपके सामने गोश गुजार करूँगा इंशाल्लाह। ये मामला, इसका आगाज़ होता है 2018 में, यानी जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत का आगाज हुआ। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इससे मुल्हिका एक और मामला है। उस मामले को डिस्कस करते हुए फिर मैं 190 मिलियन एनसीए वाला मामला, नेशनल क्राइम एजेंसी वाला डिस्कस करूंगा, और इन्हीं दोनों जो मामलात है इनका फिर आगे से लिंक है अलकादिर ट्रस्ट के साथ। ये पूरी एक चेन है। मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेड बाय जस्टिस अजमत सईद साहब 3 मेंबर बेंच एक फैसला करता है, और उस फैसले में डिक्लेयर ये करता है कि एक जमीन का टुकड़ा तकरीबन 18,000 एकड़ के करीब बनता है, वो सिंध हुकूमत ने मली डेवलपमेंट अथॉरिटी को उसको ट्रांसफर की थी, और उसका मकसद, हुकूमत ने 18,000 एकड़ मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, एमडीए को ट्रांसफर की थी, और उसका मकसद ये था कि एक सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट उस पर बनाया जाए। ओके। उसके बाद होता क्या है कि बजाय इसके कि एमडी उस पर हाउसिंग प्रोजेक्ट काम करती, एमडी ने वो जमीन बहरिया टाउन के साथ, वो एक प्राइम जमीन है जो मलीर के इलाके में आती है, वो बहरिया टाउन के साथ एक्सचेंज कर ली। अच्छा, ओके। और जिस जमीन से एक्सचेंज किया गया उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं थी, लेकिन बहरिया टाउन को जो जमीन दी गई, जो कि ओरिजिनली सिंध गवर्नमेंट ने एमडीओ को दी थी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउसिंग प्रोजेक्ट,
वो उन्होंने बहरिया टाउन को दे दी। ओके, ठीक है, तो ये एक मिली भगत का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने मई 2018 में ये जो सारा प्रोसेस था, जो जमीन ट्रांसफर की गई एमडीए से सिंध गवर्नमेंट से एमडीए को ओके। और एमडीए से बहरिया टाउन को, ओके, ये सारा का सारा प्रोसेस जो कि सपोजिटली कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912 ओके। उसके तहत किया गया था, सारे प्रोसेस को उन्होंने कलअदम करार दे दिया। नल एंड वाइड, वाइड। ओके, ठीक है। उसके बाद ये मामला चलता है, इंप्लीमेंटेशन के मामला चलते हैं। तो 2019 में मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट का बेंच बहरिया टाउन की तरफ से ऑफर आती है कि जो सारी ये मामला है, आप जमीन वापस करने जा रहे हैं, इससे तो बड़ा नुकसान होगा, हम तो कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुके हुए हैं, लोगों को आगे अलॉटमेंट्स कर चुके हुए हैं। तो बहरिया टाउन ने ऑफर की कि हम 450 का लफ्ज पहले आया, 460 बाद में हुआ, 450 बिलियन रुपीस सेटलमेंट के लिए हम तैयार हैं, वो जो जमीन हमने ली है। ओके, यानी वो जमीन हमारे पास रहे जो एमडीए ने उनको दी है, हाँ। और 450 अरब रुपया हम सेटलमेंट के तौर पे हुकूमत को देंगे। वो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में उस पे 460 बिलियन का लिखा, वो 10 बिलियन उसमें ऐड करके, और तय ये हुआ कि ये 7 साल का अरसा 2019 से 2026 तक इसमें की सारी अमाउंट 460 अरब रुपया मलक रियाज साहब हुकूमत नहीं, ये अकाउंट बना दिया गया रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट ऑलरेडी है उस अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जमा करें। सिंध गवर्नमेंट ने आके अपनी प्ली ली कि ये पैसे हमें मिलने चाहिए। तो जस्टिस अजमत सईद साहब ने, मुझे आज भी याद है, मैंने अखबार में भी पढ़ा था कि उन्होंने कहा है कि अभी पैसे तो आए नहीं है, आप लड़ना पहले शुरू हो गए हैं। ठीक तो है, ये अकाउंट जो 460 अरब रुपए का है, हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट में खुला, हाँ। कि ये मलक रियाज साहब इस अकाउंट में पैसे जमा कराएंगे, और ये कितने साल में? 7 साल। 7 साल, ठीक है। कुछ पैसे उन्होंने जमा कराया, कुछ फिर कोविड की वजह से उन्होंने एक्सक्यूज किए, कुछ बरल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता जा रहा है। ओके। अब ये अकाउंट जो है, ये बड़े हमने जहन में रखना है कि अकाउंट है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार का, जहां मलिक रियाज ने पैसे जमा कराने थे, जो उसने मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से जमीन ली थी, उसकी सेटलमेंट के। इस दौरान एक दूसरा मामला स्टार्ट होता है बरतानिया में, मनी लॉन्ड्रिंग का केस मलिक रियाज साहब के खिलाफ। ये किस सन में, जरा सन बताते जाए। ये सर, ये भी 18 की, 18 की मलिक रियाज के खिलाफ एक केस चलता है मनी लॉन्ड्रिंग का नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया में। वो इन्वेस्टिगेशन करती है, अदालत में मामला नहीं जाता, पहले ही सेटल हो जाता है उसमें। जो उस वक्त, एक मिनट, हाँ जी, यानी अभी अदालत में नहीं गया मामला, एजेंसी ने तहकीकात की, यस, और उन्होंने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन रहा है। ओके। अच्छा, इस दौरान कुछ चीजें, एक शहजाद अकबर साहब हुआ करते थे, एसेट रिकवरी यूनिट के जो इंचार्ज थे, इमरान खान साहब ने इनको बनाया था, उनका किरदार बड़ा नुमाया है। ये जो अल्टीमेटली सेटलमेंट नजर आएगी, और ये जो अभी ऑर्डर इशू किया गया है उसमें भी इसमें तफसीलन बात की गई है। तो शहजाद अकबर साहब ने इसमें अपना किरदार अदा किया। नहीं, पहले एनसीए में बताएं उन्होंने। मैं भी कर रहा हूँ, एनसीए के साथ उन्होंने नेगोशिएशन की। अब ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि नेगोशिएशन किस लिए की गई, वो मैं अभी आपको बताऊंगा उसकी वजह क्या थी। और उनको बताया कि इस मामले को इधर ही सेटल कर दे, वरना मलिक रियाज के पास बहुत पैसा है, वो वकील एंगेज कर लेगा और इस मामले को कभी खत्म नहीं होने देगा। तो एक सर्टन अमाउंट सेटल की गई, 190 मिलियन, और ये तय हुआ कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि एनसीए का काम ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल क्राइम्स पे इन्वेस्टिगेट करती है, और जिस मुल्क से वो पैसे आए होते हैं फिर उस मुल्क को वापस भेजती है। ये उसका एक मकसद है। ओके। तो वो ये तय हुआ कि 190 मिलियन का जो सारा सिलसिला है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दिया जाए। ये शहजाद अकबर साहब किस हैसियत में एंटर हुए उसके? देखिए, ARU, वो इस हैसियत से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये पैसा मिलना है। ओके, इसलिए ये एंटर हुए कि ये जो सारे प्रोसेस हैं, जो पैसे हैं, कुछ किरदार भी उन्होंने अदा किया इस मामले को सेटल कराने के लिए कि ज्यादा आगे ना लेके जाएं, और ये इंटरेस्ट थी कि पैसे अल्टीमेटली पाकिस्तान को मिलेंगे। इधर तक मामला तो चलें, कुछ समझ आती है। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि एक डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इमरान खान साहब साइन करते हैं विद एनसीए इसी सारे मामले में, कि जो आप हमें पैसे भेजेंगे ये कॉन्फिडेंशियल डीड है जिसके तहत हमें पैसे सारे सेंड करेंगे। अब इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि उस डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी में स्टेट ऑफ पाकिस्तान का जो अकाउंट बताया गया, ये वही है जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का। ओह, अच्छा, ये है इंटरेस्टिंग पहलू। ये फ्रॉड है असल में। ये मैं तो इसलिए ऐसे नहीं कहता, मैं भी नहीं, देखे ना, वो अकाउंट तो मलिक रियाज साहब का है जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खुला हुआ है। मैं अर्ज करता हूँ, थोड़ा सा कर लूँ, फिर इसकी मैं लीगैलिटी भी थोड़ी सी बट साहब की इजाजत से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इन्होंने शो किया वो अकाउंट
रियासत पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का, लेकिन वो बेसिकली रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का था, जहां वो 460 बिलियन बहरिया ने डाले। ओके ओके तो ये सुप्रीम कोर्ट में यानी कि ये उधर साबित होगा कि ये पैसे आके उस 460 बिलियन में सेटल हो जाएंगे। ओके। और उधर उनको शो किया कि ये रियासत पाकिस्तान को आ रहे हैं। अच्छा ओके। ठीक है। अब जो केस बनाया गया वो इस बुनियाद पे बनाया गया कि नहीं केस अभी नहीं बना, अभी तो पैसे आ गए। जी मैं वो अर्ज कर रहा हूं, मैं वो अर्ज किया। उसके बाद एक जो आखिरी चीज इसके अंदर रह गई है वो ये है कि इस सारी फैसिलिटेशन सो कॉल्ड उसके इवस मलक रियाज ने 458 कनाल जमीन नहीं हाँ। अभी जमीन नहीं, पहले पैसा कहां गया? पैसा तो सुप्रीम कोर्ट के जो अकाउंट में है उसमें आ गया, यानी वो इन्होंने दे दिया। हाँ, वो उधर से पैसा एनसीए ने ट्रांसफर कर दिया इन द अकाउंट ऑफ द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने झूठ बोला कि ये अकाउंट जो है, देखिए मैं वो अर्ज करूंगा, इसमें ये लिखा नहीं गया, ये तो अब डॉक्यूमेंट मेरे सामने आएगा। मुझे जो जजमेंट्स पढ़ के लगा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अगर ये कानूनी मूशगाफियों में अगर जाऊंगा तो स्टेट जुडिशरी नहीं नेशनल एक्सचेकर तो नहीं है। नहीं सर, मैं अर्ज करता हूँ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये तीनों आपके रियासत के 3 सतून है। ओके। जुडिशरी इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टेट। अगर ये कोई आर्गुमेंट लेगा या करेगा तो वो आर्गुमेंट भी अपनी जगह मौजूद है। अब इससे बदनीति आपने सिर्फ एस्टैब्लिश करनी है कि वही अकाउंट क्यों दिया गया, कोई और अकाउंट क्यों नहीं दिया गया। सो इसमें अगर डिटेल से चीजें देखी जाएंगी तो ये बातें दोनों तरफ आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसके इवस जो जजमेंट में भी बात लिखी हुई है, और इमरान खान साहब जो बाकी को अक्यूज्ड हैं, को अक्यूज्ड इसमें इमरान खान साहब थे, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी। असल अक्यूज कौन है? सारे इकट्ठे क्यों, सबका अपना किरदार है। इमरान खान के अलावा सारे इश्तिहारी हैं, प्रोक्लेम डिफेंडर। मलिक रियाज भी है, अली रियाज भी है, फराह गोगी भी हैं। तो ये तकरीबन 7-8 सिराज अकबर भी है, सिराज अकबर भी हैं, यानी 2 पकड़े गए हैं। हाँ, बाकी प्रोक्लेम डिफेंडर हैं। अच्छा, वो 458 कनाल जमीन दी जाती है, जो तकरीबन 285 मिलियन रुपीस की मालियत बनती है। अच्छा एक मिनट, हाँ जी, ये जो अल कादिर ट्रस्ट है, हाँ। ये इस डीड के बाद कायम किया गया है? जी ये जो ट्रांसफर हो गई है, ट्रांसफर उस वक्त की गई है जुल्फी बुखारी को। ओके। नॉन हैसियत में मैं बता रहा हूं कि ये जो अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि उसी मामले को जो पैसे फैसिलिटेट किए गए मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट पे, ऑन द फेस ऑफ इट ये लगता है इसके इवस मलिक रियाज साहब ये डोनेट कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, हाँ जी, ये अल कादिर ट्रस्ट जो है ये बना ही उसके बाद है? उसके बाद बना है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसमें मेरे नहीं ख्याल को इलीगैलिटी नजर आती है, इसलिए कि अगर मिसाल के तौर पे एक चीज कंसीव कर ली गई है और उसको अल्टीमेटली पैसे दिए जाने हैं और इन द मीन वाइल एज ए ट्रस्ट किसी को दे दिए जाते हैं और बाद में ट्रस्ट में ट्रांसफर करता है, देयर इज नो इलीगैलिटी इन इट। अच्छा, जुल्फी बुखारी को ये दिए गए और बाद में जुल्फी बुखारी ने जो ही अल कादिर ट्रस्ट बनता है उसको ये सारी जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है 458 कनाल, उनको ट्रांसफर कर देते हैं। उसके अलावा मलिक रियाज तकरीबन 400-500 मिलियन रुपीस और भी ट्रांसफर करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, फर्निशिंग एंड फर्नीचर एंड ऑल दैट। और उसके अलावा फराह गोगी को भी एक जमीन, कता जमीन जो है इस्लामाबाद में, वो गालबन 250 कनाल का है, वो भी उनको ट्रांसफर किया। वो क्या बनाने के लिए? ये हकाइक मेरे सामने नहीं आए, लेकिन है कि जो ओवरऑल जजमेंट में ये चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये वाकया इसलिए इस तरह से बनाया गया कि आपको नहीं लगता एक माहिर कानून के तौर पे कि सारा ही मामला फिशी है? देखिए, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कई चीजें ऐसी हैं बीच में, जैसे मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का अकाउंट भी स्टेट का अकाउंट है। ठीक है, अभी ऐसे दूसरा है कि मलिक रियाज अदरवाइज भी डोनेट कर सकता है प्रॉपर्टी, मलिक रियाज के पास तो कुछ नहीं है। लेकिन वो जो 190 मिलियन है वो रजिस्ट्रार के उस अकाउंट में गए हैं जिसमें वो एडजस्टमेंट होनी थी पैसों। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि रजिस्ट्रार का तो एक ही अकाउंट है, अगर वो चाहते तो गवर्नमेंट का कोई और अकाउंट भी ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन एक आर्गुमेंट की बात है कि जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट है वो भी स्टेट ही का अकाउंट है। सो इसमें ऑन द फेस ऑफ इलीगैलिटी, देखिए अगर आप बदनीति किसी को एट्रीब्यूट करते हैं ना, यू हैव टू एस्टैब्लिश इट बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट। सिर्फ कह देने से बदनीति नहीं। हाँ जी, तो ये आखिरी बात थोड़ी सी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये बुनियादी तौर पर केस ये बनाया गया कि इमरान खान साहब और जो 7 और को अक्यूज्ड हैं, उन्होंने ये बेसिकली धोखा दे के वो जो पैसे रियासत पाकिस्तान को आने थे वो इनडायरेक्टली उस अकाउंट में भेजे जो बेसिकली मलिक रियाज को फायदा देगी, और उसके बदले मलिक रियाज ने इनको जमीनें ट्रांसफर की। और ये सारा बाय द वे इस फैसले ने वो जो सारी अल कादिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है ना, वो रियासत पाकिस्तान फोरफिट करके उनके हवाले कर। जी भाई साहब। अच्छा, वकील साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि ये सारा केस कैसे हुआ लीगल पॉइंट से। मैं आम पब्लिक को समझाने के लिए बड़ा मुख्तसर बताऊंगा। जी जरूर। सबसे पहले तो जो है ना, मलीर की जो जमीन थी उस पे जितने पैसे मलिक रियाज ने रिफंड करने थे ना,
वो हुकूमत पाकिस्तान को करने या हुकूमत सिंध को करने थे, वो भी पाकिस्तान को मिलने थे। ठीक है। और जो NCAA है ना, उसका नाम क्या है? नेशनल क्राइम एजेंसी। अब बहुत सारे PTA के लीडर कहते हैं कि इसमें क्राइम कहाँ है? जो एजेंसी उसकी इन्वेस्टिगेट कर रही है उसका नाम ही नेशनल क्राइम एजेंसी है। अब CIA पाकिस्तान में है, उसको कह देते हैं कि जी नवाज शरीफ की असासों की आप करें, फलां की करें, तो वो पता चलेगा कि CIA क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, तो उसने सारा इन्वेस्टिगेट करना है। तो जब बर्तानिया में NCA कर रहा है तो इसका मतलब वो भी सारा क्राइम को ही डील कर रहा है। सबसे पहले तो ये जो ज़हनों में से निकाल दिया जाए कि इसमें क्राइम इन्वॉल्व नहीं था, क्राइम इन्वॉल्व था। एक चीज। दूसरा सबसे आसान तरीका इसका जज करने का ये है कि जब हुकूमत सिंध ने ये जमीन इलीगल तौर पे दी और उसने मान लिया कि मैं इतने पैसे दूंगा, उसने वो सारा चीज मान ली, तो वो हुकूमत पाकिस्तान को आनी चाहिए थी। और ये जो 190 मिलियन पाउंड थे, असल में ये है, ये पहले 160 थे और एक असासा 160 मिलियन का, एक असासा 30 मिलियन का, इनको मिला के 190। तो ये भी हुकूमत पाकिस्तान को मिला। होना ये चाहिए था कि 190 मिलियन भी पाकिस्तान में आते और वो जो मलक रियाने का रकम थी डबल, उधर से भी 460 अरब, इधर से भी 190 मिलियन आए। किया गया फ्रॉड कि हम आपके वो 190 मिलियन इधर अदा कर देते हैं। अब बात तो ये होगी बादशाह साहब, आपकी एक फैक्ट्री है, उसका आपको टैक्स आया है 460 अरब रुपए, दूसरी फैक्ट्री उसका 190 मिलियन आया है। तो ये कौन होते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को या पाकिस्तान के अदारों को जो रकम डबल मिलनी है उसको इधर से एडजस्ट करके उधर करके एक बंदे को फायदा देना। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए अल कादर ट्रस्ट, यहां कहा जा रहा है कि जी वो और भी कुछ उसके साथ थे, जैसे जुल्फी हारी, ये सारे डायरेक्टर बनाए गए थे। डायरेक्टर बना के जब सारा सरमाया नहीं ट्रस्टी नहीं थे, ये डायरेक्टर बनाए गए थे। जब ये सारों ने देखा कि अब पैसा आ गया, तो इन दोनों ने अपनी सारी डायरेक्टरशिप जो है सरेंडर कर दी इमरान खान और बुशरा बीबी के नाम, ताकि बराह रास्त हमारी बॉस और पीरनी साहबा तक माल जो है ना सीधा पहुंचे। अब देखिए रकम जो है ना हुकूमत पाकिस्तान की, कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का, भाई ठीक है सुप्रीम कोर्ट में जाती, लेकिन 2 काउंट में जाती या 2 दफा आती। एक दफा 1 मिलियन पाउंड आते, एक दफा हुकूमत मलीर वाला जो रकम है वो आती, फिर होता था लीगल, क्योंकि लीगल चाहिए नहीं था, इसीलिए इसको खुफिया रखा गया। सबसे पहले तो ये आपको वाज़ेह तौर पर नजर आना चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान को जो डबल रकम मिलनी थी उसको सिंगल किया गया, आधी रकम गायब कर दी गई। या समझिए कि जितने पैसे उधर से आने थे जो क्राइम में मुलव्वस थे, उन पैसों को उनका जो है ना वो टैक्स अदा करने में अदा कर दिया गया। एक चीज। अब आ जाए दूसरी तरफ, आज इस केस का फैसला है, ये बड़ा अहम मोड़ है पाकिस्तान की तारीख। कहा यह जा रहा था कि 2 साल से इसका फैसला नहीं। अब इससे 2 चीजें जो है ना, 2 पहलू इसके हैं। पहला पहलू ये कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो पूरा ही कोशिश करती रही है। 3 दफा जो इस केस का जो फैसला लेट हुआ है ना, उसके पीछे नजर आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान और उनके साथियों से पूरी तरह ये करती रही है, लेकिन फैसला क्या करती रही है? मुज़ाकरात, डील की कोशिश। और डील यही थी कि खान साहब को पाकिस्तान में एक्सेस नहीं मिलेगा, एग्जिट नहीं मिलेगा, खान साहब को जहाज के जरिए बैरून मुल्क की एग्जिट मिलेगा। वो नहीं माने, ठीक है इसमें। अच्छा, इसके साथ अब दूसरा इम्पैक्ट क्या, ये जो सजा हुई ना, बहुत सारे दोस्तों के ज़हन में ये बिठा दिया गया है कि 20 दिन की बात है, 30 दिन की बात है, तो उसके बाद ये हाई कोर्ट में और आला अदलिया में ना इस केस को जो है ना वो बेनिफिट इमरान खान को मिल जाएगा और वो फिर रिहा। और जिन्होंने रिहा करना है, जिनके पास ये सारे एविडेंस जिन्होंने बैठा के रखे हुए हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि 3 दफा फैसला आया नहीं आया ना, उस वक्त अगर कुछ हो जाता तो हम मानते कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अब इसका मतलब है कि मुज़ाकरात हो गए नाकाम। अब ये जो 20 दिन का 30 दिन का टाइम दे रहे हैं ना, ये वही हिसाब है कि ट्रंप आएगा, खान साहब बाहर आएंगे, जो चीफ जस्टिस आएगा इमरान खान साहब बाहर आएंगे। अब 20 दिन बाद हाईकोर्ट में जाएगा, खान साहब बाहर नहीं आना। हमारी अंदरूनी राय से काफी हद तक, लेकिन बट साहब ये ज्यादती नहीं है। ज्यादती इस वाले से है कि जब भी कोई वजीर आज़म मौजूद होता है तो एक फैज हमीद का जैसा करैक्टर आके उसको हर चीज प्रोवाइड करता है, और जब उसको उतारना होता है
तो एक नया करेक्टर आ जाता है और वो उसको दूसरे लेवल पे ले जाता है। मैं कहता हूं कि इसको कानूनी रहना चाहिए। जो सियासी मामला है तो उनको सियासत में रहना चाहिए, जो कानूनी ये नहीं होना चाहिए कि अब हमें, मैं ये बता रहा हूं कि जो हकीकत है हमें वो माननी चाहिए। अब इस फैसले के दो इंपैक्ट होंगे। एक पहला फैक्ट ये होगा कि जो इमरान रियाज और इस तरह के जो यूट्यूबर्स है ना, वो अगले उनकी 6 महीने की रोटियां पूरी हो गई हैं। अब 6 महीने उन्होंने करोड़ों कमाना है, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं उन पर मुझे बड़ा तरस आता है। वो बेचारे इसलिए कि वो सुबह से लेकर शाम तक टीवी लगाते हैं, रात को टीवी लगा के सुबह तक सुनते रहते हैं और हमेशा सुनते हैं कि अगले हफ्ते खान साहब रिहा, लेकिन खान साहब रिहा नहीं होते। यूट्यूबर्स की जेबों में तो बहुत पैसे जा रहे हैं। अच्छा, मैं इसके साथ क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेट किया आज, मैं आज के दिन की 17 जनवरी का आपको बता रहा हूं कि आज फैसला आया है। आज के दिन की लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान ने चाइना के जो खलाई स्टेशन है वहां से EO1 के नाम से अपना जो स्पेस सियारा है वो भेज दिया। बहुत बड़ी खबर भट्ट साहब दे रहे हैं। ये अभी मैं वहां से आ रहा हूं, तो एक तो ये हो गया कि पाकिस्तान खला की नई मंजिलें तस्कीर कर रहा है। साहब हमारी ये गुफ्तगू जारी सर, ये मुझे जरा कंप्लीट कर ले। दो है। अच्छा, उसके साथ मैं आपको बताता हूं कि 2024 में ये आज के फिगर्स हैं कि 28% जो है ना IT के, हालांकि नेट में हमें कमी होती रही है, स्लो होता रहा है। IT के एक्सपोर्ट में 28% पाकिस्तान में इजाफा है 2024 के एंड तक, और ये हो गया 1.8 अरब डॉलर पाकिस्तान की IT। और मैं इसके साथ आपको साथ ही ये बताता हूं कि आज ही के स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि ज़र मुमादे का 17 को 3 करोड़ रुपए के इजाफे के साथ 11.69 अरब डॉलर से 11.72 डॉलर हो गया है। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ जो है ना वो श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान के 4 अरब से 3 अरब से भी कम हो रहे हैं। इस वक्त 11.72 हो गया। और लास्ट में मैं आपको बताता चलूं कि अरब मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो डिपॉजिट हमें एक साल के लिए दिए थे वो जनवरी में उसकी भी डेट खत्म हो गई थी, उन्होंने भी 1 साल के लिए उसको रोल ओवर कर दिया। अब ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? देखें, खान साहब के फैसले से या खान साहब के फैसले से अगर कोई इंपैक्ट होना होता, सबसे पहले तो यह कि आपको सड़कों पे कोई नजर नहीं आया। दूसरा इंपैक्ट ये मैंने आपको बता दिया। हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे 190 मिलियन पाउंड केस में जो इमरान खान और उनकी ज़ौजा और 6 दीगर प्रोक्लेम ऑफेंडर यानी भगौड़ों को जो सजा सुनाई गई है उसकी लीगल पोजीशन और उसके सियासी इम्पैक्ट पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जनाब इजाज़ अहमद भट्ट साहब और माहिर कानून जनाब नुमान कैसर साहब। नुमान साहब, मुख्तसरन बताइए कि इस फैसले के बाद PTI के पास क्या लीगल रेमेडी है और क्या इम्कानात है? देखिए, मैं एक थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा। भट्ट साहब ने जिक्र किया कि एक क्रिमिनल केस था। क्रिमिनल केस इस तरह नहीं था कि ये अदालत में अल्टीमेटली गया नहीं और इसकी सेटलमेंट होगी, और उधर के सिविल कोर्ट ने ये सेटलमेंट कराई है अल्टीमेटली। और सेटलमेंट का मतलब है कि वो कन्विक्शन नहीं हुई, वो मामला खत्म हो गया। सो एक उस अंदाज से देखना है। दूसरी मेरे साथ इसमें गुजारिश ये है कि मैं समझता हूं कि इसमें बेहतर तरीका, लेकिन नुमान साहब एक चीज तो बड़ी तय हो गई ना कि ये तय हो गया कि 190 मिलियन पाउंड जो है ये करप्शन मनी थी, लॉन्डर करके बरतानिया गई। वो सेटलमेंट यहाँ एक जुमले में मैं बता दूं, ये जो एक्ट बनाया गया बरतानिया में NCA का, इस एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर बहुत ज्यादा हमें वकला का अखराजात आ रहे हैं इस केस में, हमें नजर आ रहा है कि जितना उतने पैसे मिलेंगे नहीं, जितने खर्च हो जाएंगे, तो आप सेटलमेंट में जाएंगे। एक्ट में लिखा हुआ है। इसलिए ये जो मलक रियाज और वहां की नेशनल क्राइम एजेंसी जो है ना वो उसमें आई। इसमें ये नहीं कि वो क्राइम खत्म हो गया, क्राइम सेटलमेंट है। वो एक ही तस्वीर के दो रुख है सर। एक बुनियादी, दूसरी मैं अर्ज ही करना चाहूंगा कि ये बिल्कुल बेहतर होता अगर इमरान खान और उनकी काबीना और उनके जो दूसरे को-अक्यूज्ड हैं वो एक अलग अकाउंट डेजिग्नेट करते और उधर पैसे भेजे जाते, ताकि जो शक की गुंजाइश है वो बिल्कुल ना होती। लेकिन अगर ये पैसे ट्रांसफर कर भी दे गए हैं तो एक अकाउंट में दोनों पैसे डाल के जो बुक कीपिंग होती है, बुक कीपिंग तो बाहर नहीं नुमान साहब नहीं, एक मिनट, ये आप फिर मिसलीड हो रहे हैं। ये पैसा जो आया, ये जो जुर्माना था यानी वही प्रोसीड जो मलक रियाज साहब ने अदा करनी थी मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मद में, उसमें ये सेटल हो गया।
ऐसा ही हुआ है ना? नहीं, अभी तक सेटल नहीं हुआ, मैं यही तो वर्ष कर रहा हूँ ना, यही तो इसमें इंपॉर्टेंट जो पहलू है बताने वाला है। देखिए वो अमाउंट अंदर आई, अब वो अकाउंट है वो और मकासद के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब ये नहीं कहेंगे कि उसमें और पैसे क्यों पड़े हुए हैं, ठीक है, वो तो आपने एडजस्टमेंट की हद तक देखना है। अगर वो पैसे एडजस्ट किए गए हैं तो फिर सवाल आएगा क्या एडजस्ट कर लिए गए हैं। नहीं, अगर सिर्फ मुझे मुझसे बात बताइए, ये पैसा कौमी खजाने में जाना चाहिए था, ये डेलिबरेटली एक फिशी तरीके से अप्रूवल लेके कैबिनेट से उसको उस अकाउंट में डाल दिया गया जो मलक रियाज साहब के सेटलमेंट का अकाउंट था? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि उस अकाउंट में और मदमी पैसे आते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के मुशगाफिया है ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, देखिए मैं वही तो यही तो मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ कानूनी पहलू से बात बता रहा हूं। तो ये उसमें गुंजाइश अवेलेबल है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है। अब अगर आपने उसको एडजस्ट नहीं भी किया, ठीक है, तो इस वक्त आप उस पर एडजस्टमेंट की जा सकती है। अच्छा मुझे ये बताइए कैसर साहब कि मैंने बिजली का बिल अदा करना है या मैंने FBR का टोकन टैक्स पे करना है गाड़ी का, तो मैं वो टोकन जो है उसकी पैसे जो है वो बिजली के अकाउंट में जमा करा दूं, और आप कहें कि यार वो है तो सरकारी अकाउंट ही ना, सरकार को पैसे गए ना, तो क्या ये जस्टिफिकेशन मानी जा सकती है? मैं जो मैंने टोकन टैक्स की मद में जमा कराने थे पैसे वो मैंने बिजली के बिल में जमा करा दिए। जो आपने तमसील दी है ना, इसका इससे ताल्लुक नहीं है। ये मुख्तलिफ इसलिए है कि उस अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट के और सोर्सेज से भी पैसे आते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या आप देख रहे हैं? आगे अब सुप्रीम कोर्ट के, देखिए मैं एक इससे पहले एक छोटा सा कॉमेंट करना चाहूंगा। ये केस इतना भी कमजोर नहीं है जितना कि PTI के सपोर्टर्स सोशल मीडिया पे बयान कर रहे हैं, और ये इतना भी मजबूत नहीं है जितना हुकूमत ने इसका तासुर दिया है। ठीक है, ये ऐसे केसेस को हम 50-50 केसेस कहते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे केसेस में अब देखें जो मैंने बातें की हैं, उसके अलावा और पॉइंट भी जब उनके वकला बैठेंगे तो और भी कानूनी मुश्किल को साल सवा साल मौका मिला ना PTI के, देखिए वो साबित नहीं कर सके। मैं अर्ज करता हूं कि अपील का मौका इसलिए दिया जाता है कि जजेस भी इंसान है और गलती हो सकती है। सो वो जो एविडेंस आ गया हुआ है, जो रिकॉर्ड पे हकायक आ गए हैं, उसी की बुनियाद पे लीगल पॉइंट पे ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। ठीक है, आपको क्या नजर आ रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके पास बिल्कुल कुछ, मुझे लगता है कि ये फैसला सस्पेंड जरूर हो जाएगा। अल्टीमेटली फैसला क्या आता है बाद में वो फिर दलाइल पे इसका निसार होगा दोनों तरफ से पार्टियां, क्योंकि मैं समझता हूं कि 50-50 केस है। ओके बट साहब, इसके जो पॉलिटिकल असरात हैं, जो हुक्मरान या एंटी इमरान या एंटी PTI लोग जो बगले में जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो नुमान साहब की बात से तो मुझे लग रहा है कि जब अपील में जाएंगे PTI वाले तो वो फैसला जो भी हो, लेकिन फैसला सस्पेंड हो जाएगा, जैसे पहले भी। देखिए आपका तोशाखाना 2 है वो सस्पेंडेड है, ठीक है, उससे अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपका इद्दत वाला सेट असाइड हो चुका है, साइफर वाला सेट असाइड हो चुका है, तो एक नजीरे हमारे पास सामने मौजूद है। जी अब बताएं। अच्छा, मैं आपको बड़ी अहम बातचीत बताए थे, जो कहा जा रहा है ना कि वकील भी गलती कर सकते हैं, वकला भी गलती कर सकते हैं। 100 से ज्यादा पेशियां हुई हैं। 100 पेशी थोड़ी नहीं होती इस केस में जी। एक चीज, दूसरी चीज है कि ये जो अभी भी हम कह रहे हैं कि अल कादर ट्रस्ट के हवाले से जो 190 मिलियन रुपए आए हैं उसको हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया जाए और मलक रियाज साहब को दोबारा से बुलाया जाए। सर वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। मेरी बात सुन लेना, ये तो आ गए ना, एक मद में आ गए। अब वो जो 460 अरब रुपए है ना, वो भी निकलवाए जाएं। वो मलक रियाज से निकलवाने चाहिए, मैं हक में उसके हक हम आपके या हमारे हक में होने से कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूं जो होना चाहिए, जो होगा, जो आप कहते हैं इम्पैक्ट क्या होगा। अच्छा वैसे नुमान साहब 460 जो FDA के वाले से उन्होंने देने कितने पैसे उन्होंने अदा किए हुए हैं? वो जो मेरे उसके मुताबिक तकरीबन 100 बिलियन के करीब है जो उन्होंने अदा कर दिया। मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इतनी अमाउंट हुई है। और ये उसकी लास्ट डेट थी 2025। अभी तो है, अभी ये तकरीबन दिसंबर 2026 तक है। 26 तक जी। अच्छा, उसका अगर 100 अरब उन्होंने दिया भी है तो अभी 360 अरब रहते हैं, लेकिन वो उनसे लेने के बजाय उनको दुबई में नया कारोबार शुरू करने का मौका दे दिया गया। ये किसने दिया? देखें, आम छोटा सा एक बंदा होता है ना, उसका 5000 का बिल नहीं आता तो मीटर काट जाते हैं। तो यहाँ देखे 360 अरब। और मैं जो है ना, हमें तो आना चाहिए पाकिस्तान पे। हम पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ ये पैसा है, ये भी वापस होना चाहिए। जो अल कादर जो ट्रस्ट है ना, आप देखें नाम तो उसका अल कादर ट्रस्ट है और 4 साल में किसी को ट्रस्ट नहीं हुआ उस पर।
क्यों नहीं हुआ कि 4 साल में सिर्फ 200 स्टूडेंट ने ट्रस्ट किया है। देखिए खान साहब का नाम होता है कि जी खान साहब ने ये जो है ना कैंसर अस्पताल बनाया, खान साहब ने फलां यूनिवर्सिटी बनाई। अल कादर ट्रस्ट भी तो उनकी सुपर मेसी में चल रहा था ना, तो उसमें 200 स्टूडेंट नहीं गए। क्यों नहीं गए? कि स्टूडेंट को शुरू से पता चल गया कि इसमें करप्शन का पहलू शामिल है। अच्छा, वैसे एक और बात है, मैं नाज़रीन को बता दूं कि ये जो अल कादर यूनिवर्सिटी है ये HEC के किसी रिकॉर्ड में यूनिवर्सिटी के तौर पे यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके तहत इनके इम्तिहान वो नहीं है कहीं। और दूसरी मैं एक और आम चीज बताता हूं, चार्टर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है ये। दूसरी एक आम चीज है कि अब तो ये क्योंकि वफाकी हुकूमत को सौंप दिया गया है, और जो आप यहाँ ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में और वहां जाके ये इसकी बहुत जल्द सेटलमेंट हो जाएगी। देखें जो कुछ पहले केसेस की हुई है, लेकिन ये एक टैक्टिक्स है, ये यहाँ में आपको इंसाफ का बोलबाला नहीं हो रहा। हमारे सारे वकला जो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुए हैं। आधे कह रहे हैं कि खान साहब को फंसाया जा रहा है, आधे कह रहे हैं कि नहीं खान साहब को दुरुस्त सजा दी है। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं कि अगर खान साहब की सजा वाकई बनती है तो दें। अगर वाकई वो पैसे कादर ट्रस्ट के हवाले से लिए गए हैं तो उसको भी वापस लें और उनको सजा भी दे, और अगर नहीं लिए तो उनको छोड़े। लेकिन नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने देखे अदलिया पे लोगों ने एतबार किया और वकला ने इसकी पेशियां की, दोनों तरफ के जो वकला है वो ये नजर आ रहे हैं कि वो ये नहीं कर रहे कि इसमें हम कानून की हुक्मरानी को देखें। हर तरफ से ये हो रहा है कि इसको केस को पॉलिटिसाइज करके ना, तो इसको अब देखें मैं छोटा सा कंपैरिजन आपको देता हूं। नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा का केस बनाया गया, सैकड़ों लोगों का नाम था पनामा में, किसी को नहीं पकड़ा गया। किन्होंने ये खराबी की? उन्हीं लोगों ने जो अरबाब इख्तियार थे। मैं उस वक्त के भी याद दिलाना चाहता हूं। और एंड पे जब कोई करप्शन नहीं मिली तो बेटे से एक ऐसी तनख्वाह लेने पे जो वो कहते हैं, उनका क्लेम है कि मैंने ली नहीं, सजा हो गई, लोगों ने मान ली, सारे PTI वाले उस वक्त भंगड़े डालते रहे। अब ये कह रहे हैं कि अल कादर ट्रस्ट में 190 मिलियन भी जो आया हमने उस पर करप्शन नहीं की, तो अब नून लीग वाले बगले बजा रहे हैं और वो भंगड़े डाल रहे हैं। ये भंगड़े डालने वाला मामला नहीं है, ये मुल्क के साथ ज्यादती है, ये मेरे जो वतन है इसके साथ ज्यादती है, हमारे गरीबों के साथ ज्यादती है, ये हमारी अवाम के साथ ज्यादती है, हमारी अवाम का लूटा हुआ माल है। कभी ये नून लीग के नाम पे लूट लिया जाता है, कभी PTI के नाम पे लूट लिया जाता है, कभी इससे पहले के भी आप सरे महल के वाकया याद कर ले तो पीपल्स पार्टी के नाम पे लूट लिया जाता है। तो मैं एज ए जर्नलिस्ट, मुहब्बे वतन जर्नलिस्ट होने के तौर पे कहता हूं कि हमारे जो अरबाब इख्तियार, और खास तौर पे मैं एस्टेब्लिशमेंट से ये इल्तिजा करता हूं कि जो भी करप्शन करता है उसको पकड़ के वैसे टांगे जैसे ईरान में टांगा जाता था, और उस तरह टांग के, और ये सारी इनकी जेबों में से भी और इनके पेटों में से भी सारा पैसा जो कौम का वापस निकाला जाए, और फिर अवाम के सामने जो असल फैसले हैं वो लाए जाए कि इस बंदे ने ये करप्शन किया है। तब हम मानेंगे कि जो है ना मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छा हो रहा है। अच्छा भट्ट साहब, एक बात, क्या आप ये नहीं मानते कि इमरान खान इस वक्त और उनकी पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी है? जी, इस बारे में इससे क्या ये साबित नहीं होता कि जो कुछ किया जा रहा है इमरान खान और PTI के खिलाफ उसको अवाम की अक्सरियत नहीं मानती? ना, मैं इस बारे से एक चीज आपको बड़ी क्लियर करना चाहता हूं। ये मामला ये है कि हमारे मुल्क में असल में कुछ अरसा जब हमारा मुल्क 2 लाख हुआ है ना बांग्लादेश में, तो देखे जितनी पॉपुलैरिटी मुजीबुर रहमान की थी ना, मैं कहता हूं किसी को भी नहीं मिली। वहां उन्होंने 1 सीट नहीं जीतने दी, ठीक है। और अवाम उस वक्त जितनी बाशऊर हुई बांग्लादेश की या बंगाल की, उतनी पूरे पाकिस्तान की उसके बाद बाशऊर नहीं आप कह सकते, कि उन्होंने कहा कि हमने किसी और को वोट ही नहीं देना। बाद में क्या फैसले हुए, मुल्क 2 टोटे हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से बड़ी किसी की पॉपुलैरिटी नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर अब भी आप कंपेरिजन करें तो खान साहब के मुकाबले जो एंटी खान नहीं एलिमेंट्स हैं या लोग हैं, उनकी भी सीटों का, और जो फॉर्म 45 वाले नहीं कह रहा मैं, 47 वाले कह रहा हूं, तो उनकी सीटों का भी आप तादाद देख लें तो आपको पता लग जाएगा। सीटों को भी छोड़ दें आप वोटों की तादाद, वोट नहीं, क्योंकि खान साहब के जहां वोट है वो वोट पूरे मिले, सीटों को एडजस्ट किया गया, कम किया गया, लेकिन वोटों का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। वोट देख ले तो एंटी खान वोट भी बहुत बड़ा मौजूद है। इसका मतलब यह कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी क्यों है? इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी सिर्फ एक वजह से है कि जब से उनको उतारा है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लाए हैं। जब तक 4.25 साल रहे हैं वो मैं ये कहूंगा कि इस्टेब्लिशमेंट के बगल बच्चा जो बनता है ना, वो बन के बैठे रहे हैं।
हमेशा मेरे पास बट साहब तो अब ये मौजूदा हुक्मरान नहीं बदल मैं वही उसी बात कि देखिए खान साहब रोजाना ऐसे दो उंगलियां खड़ी करते थे, एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब ऐसे हैं। उस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं था। ऐसे जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी वो भी कहते थे हमारी बाजवा के साथ भी ऐसे है, उससे पुराने के साथ भी ऐसे है, और मौजूदा भी। और लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमारी जनरल आसन मनीर साहब और ऐसे है से कि बीच में से कोई गुजर नहीं, हवा नहीं तो गुजर। जब हवा गुजरना शुरू होती है ना तो वो फिर सेपरेट होते थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यहां किसी की भी पॉपुलैरिटी अपनी नहीं है। और क्योंकि मैं अब आपको बताता चलो कि जुल्फकार भुट्टो से आप शुरू हो जाए तो वो अयूब खान को डैडी कहते थे, नवाज शरीफ जो है वो जनरल ज़िया को डैडी कहते थे, खान साहब का तो आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है कि वो बाजवा साहब को अपना डैडी से भी बड़ा समझते, बल्कि कहते ताहयात बना देंगे। तो अब शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि मैं तो बोलूंगा ही नहीं जो मौजूदा क्या, तो कहने का मतलब कि इनकी किसी की अपनी पॉपुलैरिटी नहीं है। जी जमाल गैलर साहब आपकी इंटेक। मैं देखिए मैं भट्ट साहब ने बातें नहीं देखिए मैं बिल्कुल कुछ बातों से मुतफिक भी हूँ। एक बुनियादी बात देखिए, मैं क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ, मेरी इंक्लिनेशन बेशक एक साइड पे जरूर होगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कानूनी पहलू भी सामने लाया जाए। इन सारे मसाइल का हल सिर्फ एक है, अदलिया को आजाद किया जाए। मैं बड़ी आराम देखिए अभी ये जो अभी आपका फैसला आया है अलकादरी ट्रस्ट का, 3 दफा इसको मौखर करना पड़ा। मौखर जबान से आम है, बात सबको पता है कि मौखर क्यों किया गया, क्योंकि साथ आपने नेगोशिएशन शुरू कर दी हुई थी और नेगोशिएशंस में अगर कोई मुस्बत कोई कार्रवाई होती तो ये हो सकता है कि जो दूसरा फैसला दूसरे दराज में रखा गया था हो सकता है वो बाहर आ जाता। तासुर यही है, दुरुस्त है आप जो कह रहे हैं। होना ही ऐसे था क्योंकि हमारी तारीख भी ऐसी है और बिल्कुल उन्होंने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया पनामा वाले मामले में, समझता हूं कि गलत था वो। हो सकता है नवाज शरीफ के खिलाफ और केसेस बनते होते, अच्छे तरीके से प्लीड करके केसेस बनाए जा सकते, उनको विक्टिमाइज किया जा सकता था, लेकिन इस केस में तो वो देखिए यही तासुर अब इमरान के सपोर्टर्स का है कि उनके खिलाफ साइफर, ये इद्दत वाले केसेस, ये तोशाना वाले केसेस बना के उनको किया जा रहा है। तो ये बात भट्ट साहब की अपनी जगह ठीक है कि जो भी मंजूर नजर नहीं रहते उनके खिलाफ ये केसेस का आगाज किया जाता है। जो मंजूर नजर होते हैं वो जितने मर्जी करप्ट करते हो उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, एक छोटी सी बात करने जा रहा हूँ। सो लिहाजा बात उधर ही आती है कि अदलिया को जब तक आप आजाद नहीं करेंगे ना, 26वीं अमेंडमेंट में समझता हूँ एक बहुत बड़ी कदगन है अदलिया की आजादी पे। अदलिया को जब उसके बेंचेस वो लोग बनाएंगे जिन लोगों के केसेस सुनने जाने हैं, तो उसके बाद आजादी जो रही सही इस मुल्क में रह गई थी वो भी फौत हो जाएगी। अच्छा, आपकी बात बड़ी अच्छी है, खूबसूरत बात है। हम क्योंकि प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, मुज़ाकरात का बताएं क्या बनेगा। देखिए मुज़ाकरात वो जो शेर अफजल मरद साहब ने कहा था वो तो बढ़ गए, ठीक है, लेकिन मैं इस फैसले से बढ़े या मैं इसको देखिए ये होता क्या है कि जब 2 साइडें बैठती है ना तो हर साइड अपनी बार्गेनिंग चिप नेगोशिएशन में हाई करती है कि वो अपने स्टेक्स बुलंद करेगी और दूसरी पार्टी से जितना कुछ ले सकती है लेने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो इस फैसले से कोशिश की गई है एस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत की तरफ से कि अपने बार्गेनिंग चिप्स ऊपर किए जाएं और उनको बताया जाए अगर हमारी जो आप ये उनके मुताबिक अनरीजनेबल डिमांड्स कर रहे हैं इसमें से कुछ आपको दे देते हैं, कुछ आपको नहीं देते, सेटल कर लें वरना और केसेस भी तैयार हैं। अच्छा, एक बात है कि पीटीआई ने जो मुतालबात दिए हैं कि इमरान खान, 2 मुतालबात हैं खत के अलावा कि इमरान खान को रिहा किया जाए और 2 जुडिशियल कमीशन बनाए जाए 9 मई और 26 नवंबर पर। मुझे लगता है कि ये दोनों मुतालबात पूरे ना होने वाले हैं। इसलिए देखिए मैं वो बता रहा हूँ ना कि 26 नवंबर का वाकया तो अभी 2 महीने पहले हुआ है, 9 मई के वाकये को तकरीबन 2 साल हो चले हैं। ठीक है, अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी होती तो ये कब की हो चुकी होती। देखिए बड़ी जिसको डर होता है वो चीजें छुपाता है। मेरा तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सीसीटीवी फुटेजेस किधर है आजकल उस सारे वाकये के, पुलिस किधर थी, क्विक रिस्पांस फोर्स आर्मी की होती है, कोर कमांडर हाउस का कोई छोटा घर नहीं, वो तो हुकूमत कहती है कि पीटीआई का मकसद ये था कि जवाबी कार्रवाई हो, इश्तिहार में आके लाशें गिरे और उनको बहाना मिल जाए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि उन लोगों को उधर आने क्यों दिया गया। मैं तो बड़े सिंपल से चीज बताऊंगा, क्विक रिस्पांस फोर्स अवेलेबल है आपकी, कोर कमांडर हाउस के करीब से नहीं कोई गुजरता था तो उसको उधर ही पकड़ लेते थे। पुलिस आपकी अपनी अवेलेबल है, कंटोनमेंट कम से कम जहां से शुरू होता है 2 किलोमीटर दूर है, आप लाहौर के रहने वाले आप जानते हैं किधर है सारे। और उसके बाद सबसे अहम चीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने की वो जितना मर्जी मुजरम था, जितना मर्जी एक्यूज था, बरी जिम्मा। ओके, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की वो अभी मिलिट्री ट्रायल कर रहा है।
अजीब मुज़ाकरात बढ़ गए, बढ़ गए। मुज़ाकरात के हवाले से मैं बड़ी आपको मुख्तसर बात बताऊंगा कि ये जो जितनी टीमें हुकूमत की बन रही हैं, जितनी पीटीआई की बन रही है, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। मुज़ाकरात सिर्फ वन एजेंडा पे होने हैं, और वो सिर्फ खान साहब से है। जिस दिन खान साहब ने रजामंद हो जाना है कि मुझे यूएई भेज दे, मुझे सऊदीया भेज दे या इंग्लैंड है, तो सारे मुज़ाकरात खत्म और खान साहब रिहा, और ये सारी अदालतें यहीं की यहीं रह जाएंगी। मैं तो इनकी हैसियत जानता हूं। इसका मतलब ये है कि नुमान साहब ने जो बात कही है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे वो साफ है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे तो इसका मतलब है फिर ये इंसाफ तो नहीं होगा। चीज तो है ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी, यानी आप तायद कर रहे हैं उस बेसिकली चीज का, क्योंकि उस तरह का इंसाफ नहीं हो रहा जो कि हम कहते थे कि चर्चिल ने कहा था कि मेरी अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो मेरा मुल्क नहीं तबाह होगा। वो वाली तो इंसाफ नहीं हो रहा, वो तो सबको तस्लीम करना। देखिए, जो 2-3 आजाद जजेस थे ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में, चीफ जस्टिस आए हैं, जस्टिस कॉर्नेलियस और 1-2 और जस्टिस अभी रिसेंटली आए थे, वो तीनों के तीनों नॉन मुस्लिम थे। अब इससे बड़ी मैं बात क्या कर सकता हूँ। भगवान दास साहब, ये कॉर्नेलियस साहब और एक जज साहब बीच में, एक और चीफ जस्टिस, जी 3 थे टोटल। अच्छा, यहाँ एक लास्ट छोटा जुमला मैं बोल दूं, यही जो मली वाला केस है ना, ये 4 साल पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि इस बार 3 चीफ जस्टिस आए और उनको पूरा किया गया। किसकी तरफ से किया गया? और वो उन 3 चीफ जस्टिस ने ये केस लगने ही नहीं दिया। ऐसे ही है। देखें तो कहते हैं अदलिया को आजाद किया, जब एक चीफ जस्टिस बन जाता है वो आजाद हो जाता है, उसको किसी का डर नहीं रहता। तो चीफ जस्टिस को भी जब पहुंच हो जाती है ना वो उस लेवल की, तो वो भी 3 साल 3 चीफ जस्टिस सोए रहते हैं। बड़े अच्छा बात की है। 2019 में जब फैसला आता है ना, जब ऑफर की जाती है, ये एफडीए की बात कर रहे हैं जी, बहरिया टाउन जब सुप्रीम कोर्ट को ऑफर करती है कि 460 बिलियन हम दे रहे हैं, उसके बाद एक बार 2020 में केस लगता है जब बहरिया टाउन दरखास्त डालती है कि कोविड की वजह से 3 साल की सस्पेंड कर दिया जाए। फिर 2021 में एक दफा केस लगता है और उसके 2 साल बाद 2023 में लगता है। अब बाकी नाजरीन अक्लमंद है, वो समझते होंगे। जनाब नुमान कैसर साहब, जनाब इजाज अहमद भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़े अहम मौजू पर हमारे नाजरीन को अपनी माहिराना राय दी। नाजरीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।